रूम तो काफ़ी अच्छा है, साथ में है बड़ी ही खूबसूरत सी बालकनी जिसमें बहुत ही सुंदर व्यूज़ हैं, चारों तरफ हरियाली है और क्या चाहिए यार। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और श्रीलंका में है आज मेरा तीसरा दिन। पहले दिन हम गए थे गॉल, उसके बाद हम गए नेक्स्ट डे मिरिसा और आज थर्ड डे हम आ गए हैं एला। तो जैसे कि आपने देख ही लिया है, एला में हम आ चुके हैं। इस डे में हमने कर लिया है चेक इन और अब फ्रेशन अप होकर जा रहे हैं हम अपने एला का फर्स्ट स्पॉट कवर करने के लिए। चलिए एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं पहला पॉइंट कौन सा है और वो दिखने में कैसा है। तो चलिए आपको थोड़ा रिकैप दे देती हूँ। हम लोग जब श्रीलंका आए थे उसी टाइम आया था साइक्लोन, जिसके बारे में आपने न्यूज़ वगैरह में सुना भी होगा। इनफैक्ट जिस रात हम लैंड हुए थे उसी रात आया था साइक्लोन, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी एयरपोर्ट पे। सारे उनके ऑपरेशन अस्त व्यस्त हो गए थे। इस पूरे इंसिडेंट्स को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है अपने प्रीवियस व्लॉग्स में। आप चाहें तो सारे व्लॉग्स मेरी श्रीलंका प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गॉल और मिरिसा की तरह यहाँ एला में भी हमने एक स्कूटर रेंट पर हायर कर लिया था, जिसका रेंट हमें लगभग 2300 लंकन रुपी पड़ा था। तो अभी हम जा रहे हैं एला का पहला पॉइंट कवर करने। एक तरह से पहला पॉइंट तो हमने कवर कर ही लिया है, रावणा वाटरफॉल, जो कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था। एनीवेज अभी सबसे इम्पोर्टेंट है स्कूटर की फ्यूलिंग कराना। पहले वो करवा लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जो पेट्रोल की पर लीटर की कॉस्टिंग चल रही है वो है 294 लंकन रुपीस। अगर हम इसे INR में कन्वर्ट करते हैं तो ये लगभग पड़ते हैं 86 इंडियन रुपी। मतलब श्रीलंका में पेट्रोल इंडिया से तो सस्ता ही है। तो फ्यूलिंग हो गई है, बस किया हमने पेमेंट। जनरली हम लोग जब भी आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम सारे पेमेंट्स अपने कार्ड्स के थ्रू ही करें और कैश कम से कम यूज़ हो। जब तक ज़रूरत ना हो हम लोग कैश यूज़ नहीं करते। कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हैसल फ्री होते हैं, जिन्हें आप बिना पॉकेट पे प्रेशर डाले कभी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही कुछ कार्ड्स के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइए। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा रास्ता है वो काफ़ी ख़राब हो गया है। बारिश होने की वजह से काफ़ी कीचड़ वगैरह भी है यहाँ पर। अब यहाँ से हमें समझ में नहीं आ रहा था कि रास्ता कितनी दूर तक ख़राब है, कीचड़ कब तक मिलेगा, इसलिए हमने हमारा स्कूटर काफ़ी पहले ही पार्क कर दिया और बाकी का रास्ता पैदल ही कवर किया। हालांकि एकदम पास ही था, मगर वहाँ जाने पे पता चला कि यहाँ तक आप 2 व्हीलर आराम से लेके आ सकते हो। लोग तो यहाँ पे ऑटो वगैरह के साथ भी आते हैं। तो ये है हमारा पहला स्पॉट, जिसका नाम है 9 आर्च ब्रिज। ब्रिज के आसपास का सारा एरिया आप देख ही सकते हो, पूरा हरियाली से घिरा हुआ है। काफ़ी पीसफुल सी जगह है, आपको यहाँ पे बिल्कुल शोर शराबा नहीं मिलेगा। 9 आर्च ब्रिज, जो ब्रिज इन द स्काई के नाम से भी जाना जाता है, दमोदरा रेलवे स्टेशन का पार्ट है। ये ब्रिज लगभग 91 मीटर्स लंबा और अप्रॉक्स 21 मीटर्स ऊंचा है। इसका कंस्ट्रक्शन 1913 से 1921 के बीच में हुआ था, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान। ब्रिज का डिज़ाइन स्टोन और ब्रिक मैसोनरी से बना है और इसमें स्टील का इस्तेमाल बहुत मिनिमल है। कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम स्टील शॉर्टेज की वजह से इस स्ट्रक्चर को प्राइमरीली स्टोन से कंस्ट्रक्ट किया गया। इस ब्रिज में टोटल 9 आर्चेज हैं, इसी वजह से इसका नाम 9 आर्च ब्रिज पड़ा हुआ है। यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन्स कैंडी से बडुल्ला रेलवे लाइन का पार्ट होती हैं। ट्रेन टाइमिंग्स फिक्स स्केड्यूल के अकॉर्डिंग होती हैं और विजिटर्स यूजुअली ट्रेन पासिंग मोमेंट देखने के लिए वेट करते हैं। बट क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, हम जब आए तब यहाँ पे साइक्लोन आ गया था, जिसकी वजह से हम ये ट्रेन पासिंग कभी देख ही नहीं पाए। इनफैक्ट पूरे श्रीलंका में हमने सिर्फ एक ट्रेन राइड की, वो भी कोलंबो में। उसके अलावा हमारी जितनी भी ट्रेन राइड्स बुक्ड भी थी पहले से, वो भी हम नहीं कर पाए क्योंकि पूरा रेलवे बंद कर दिया गया था। अब क्योंकि ट्रेन तो आने वाली है नहीं, इसलिए बेफिक्र होकर ट्रैक पे घूम सकते हैं। इस रूट पर चलने वाली ट्रेन्स मेनली डीजल पावर्ड पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं, जो कैंडी, नुवारा एलिया, एला और बडुल्ला को कनेक्ट करती हैं। चलिए ब्रिज के ऊपर से ब्रिज के नीचे का व्यू देखते हैं। अब जैसे कि आप देख ही सकते हो, ये पूरा ब्रिज डेंस ग्रीनरी और टी प्लांटेशन से घिरा हुआ है।
और ये श्रीलंका के मोस्ट फोटोग्राफ्ड रेलवे लैंडमार्क्स में से एक माना जाता है। नाइन आर्ट्स ब्रिज के कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एक पॉपुलर लोकल स्टोरी काफी सर्कुलेट होती है। कॉमनली ये कहा जाता है कि ब्रिज ओरिजिनली स्टील स्ट्रक्चर के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टील को वॉर एफर्ट्स के लिए डाइवर्ट कर दिया, जिस वजह से ब्रिज के लिए स्टील अवेलेबल ही नहीं रहा। इस सिचुएशन में लोकल इंजीनियर्स और क्राफ्ट्समैन ने ब्रिज को स्टोन, ब्रिक और सीमेंट से कंस्ट्रक्ट किया विदाउट यूजिंग स्ट्रक्चरल स्टील। हम जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर काफ़ी लोग थे, बट बहुत ज़्यादा रश नहीं था, जिसकी वजह से हम अच्छे से इस व्यू को एंजॉय कर पा रहे थे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ आउटलेट्स बने हुए हैं जहाँ पे कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह मिल जाते होंगे, बट क्योंकि सब कुछ साइक्लोन से अफेक्टेड है अभी, तो ये सब भी बंद है अभी, और यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये लीजिए, अब हम आ गए हैं ब्रिज के इस साइड। पूरा ब्रिज हमने क्रॉस कर लिया है और हम जिस साइड से एंटर हुए थे वहाँ से दूसरी साइड पे आ गए हैं। और अब यहाँ से देखिए, यहाँ से व्यू कैसा दिखता है। पता है, ब्रिटिश टाइम में रेलवे इंजीनियरिंग काफ़ी कॉमन थी, स्पेशली कॉलोनीज के हिल्स रीजन में। आर्ट ब्रिजेस का एडवांटेज ये होता है कि ये स्टोन और ब्रिक के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं। इस डिज़ाइन में लोड इवनली आर्चेस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे हैवी स्टील फ्रेमवर्क की ज़रूरत कम हो जाती है। ब्रिज का कर्व्ड अलाइनमेंट भी सिग्निफिकेंट था, क्योंकि रेलवे ट्रैक इस सेक्शन पर स्लाइड बेंड लेता है, इसलिए स्ट्रक्चर को वैली के काउंटर के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव था हिल कंट्री से टी प्लांटेशन का प्रोडक्शन एफिशिएंटली पोर्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना, स्पेशली कोलंबो पोर्ट तक। इसीलिए लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में सेंट्रल हाईलैंड्स में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। आज के टाइम में ये ब्रिज श्रीलंका के मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड रेलवे लैंडमार्क्स में से एक है और टूरिज्म फोटोग्राफी का मेजर अट्रैक्शन है। तो इस समय शाम के बज रहे हैं 4:30 और मौसम इतना प्यारा है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमें रेनबो भी देखने को मिल गया है। तो लगभग आधा पौना घंटा यहाँ पे हमने स्पेंड किया। काफ़ी अच्छा लगा, व्यू को अच्छे से एंजॉय किया, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। और उसके बाद हम लोग निकल गए अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए। अब तक हमें लग गई थी बहुत तेज भूख। आपने नोटिस भी किया होगा कि हम सुबह से निकले हुए हैं, बट अभी तक हमें लंच करने का, खाना खाने का टाइम ही नहीं मिला। तो अब लग रही है बहुत तेज भूख। सबसे पहले करेंगे पेट पूजा। तो ये है एला की मार्केट रोड, जिसे आप मॉल रोड भी कह सकते हो। अभी तो शाम हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग अभी पता नहीं चल रही है, बट अभी जैसे जैसे अंधेरा होगा ना, पूरी रोड लाइट से एकदम चमचमा जाएगी। पूछने पर यहाँ के किसी लोकल ने बताया कि ये सोमा सीरी सुपरमार्केट है, यहाँ पे काफ़ी फ्रेश मील्स वगैरह मिल जाती हैं। तो अभी हम वही एक्सप्लोर करने जाते हैं, देखते हैं मिलता है या नहीं। स्टोर में एंटर करते ही कृष्णा को दिख गया बनाना, तो उन्हें तो वो चाहिए ही चाहिए। तो स्टोर के थोड़ा सा अंदर जाके आपको दिखेगा ये डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। बट हम जब यहाँ पहुँचे तो ये एकदम खाली पड़ा था, कोई लोग भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे थे। ये है इनका मेन्यू, आप एक बार इस पर भी नज़र डाल लीजिए। जब कोई स्टाफ दिखाई दिया तो हमने उनसे खाने के बारे में पूछा, लेकिन पता चला कि हम लोग बहुत ऑड टाइमिंग्स में गए थे और लंच मील्स वगैरह ऑलरेडी रैप अप हो चुके हैं, तो हमें यहाँ पे खाना नहीं मिला। इसके बाद आ गए हम अगले रेस्टोरेंट में, जिसका नाम था विमला रेस्टोरेंट।
गए तो थे हम उनकी लोकल मील्स खाने के लिए, बट उन्होंने टूरिस्ट समझकर हमें ऊपर भेज दिया जहाँ हम अकेले बैठे हुए थे। ऊपर का सिटिंग एरिया नीचे के सिटिंग एरिया से काफ़ी बेटर था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं था इसलिए रेस्टोरेंट की वाइब बहुत ही ज़्यादा डल थी। बट यहाँ पे एक चीज़ ये अच्छी हमने मेक श्योर कर ली थी कि हमने जो टेबल लिया था वो बिल्कुल बालकनी में लिया था, जहाँ से मेन रोड का पूरा व्यू दिखाई दे रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। जैसा कि मैंने बताया, खाने में हमने इनका लोकल फूड ही मंगाया था क्योंकि हमें खाना ही वही था। तो फिर से हमारे पास आ गई है यहाँ की लोकल एंड ऑथेंटिक श्रीलंकन मील। मैंने मंगाई है इनकी वेजिटेरियन मील, जिसमें मुझे दी गई दाल, कटहल की सब्जी, आलू की भाजी, इनकी लोकल ग्रीन चटनी, पापड़, राइस और इसे सर्व किया गया था थोड़े से अनियंस के साथ। अगर मैं खाने की टेस्ट की बात करूं तो खाना लिटरली अभी तक की ये बेस्ट मील थी। बहुत ही अच्छा खाना था, खा के एकदम मज़ा आ गया। इस समय तक मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, उसमें गरम गरम खाना बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभिनव ने मंगाई थी एक और लोकल श्रीलंकन डिश जिसका नाम है कोट्टू। आप इसे देख सकते हो यहाँ पे। इसे बेसिकली रोटी को चॉप करके उसमें स्पाइसी चिकन, वेजिटेबल्स और सोया सॉस वगैरह डाल के बनाया जाता है। खाने में टेस्ट इसका एवरेज ही था। तो नेक्स्ट डे हमें एहला से जाना था नुवाराइलिया, जहाँ जाने के लिए हमें ट्रेन लेनी थी, पर क्योंकि रेलवे लाइन पूरी ठप पड़ी थी और कोई सही से कुछ पता नहीं रहा था, इसलिए हम पहुँच गए सीधे रेलवे स्टेशन टू ग्रैब सम इन्फॉर्मेशन। रेलवे स्टेशन के बाहर ये बहुत ही सुंदर बुद्धा जी का टेम्पल था, तो मैंने इसको शूट कर लिया। रेलवे स्टेशन आप देख ही सकते हो, एकदम सुनसान है, एकदम सन्नाटा है। यहाँ पर कोई स्टाफ मेंबर भी नहीं है जिससे कुछ पूछ लिया जाए। बस एक नोटिस इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है जिसमें लिखा है कि ट्रेन सर्विस इज सस्पेंडेड ड्यू टू साइक्लोन। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें इस बात से हो रही थी कि इन्फॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट है हमें ये पता नहीं चल पा रहा था। हम किसी से पूछने जाते तो लोग कह देते कि नई ट्रेन चल रही हैं, बसेस भी चल रही हैं, पर दूसरे बंदे से पूछने जाते तो वो उस बात को पूरी तरीके से मना कर देता। समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से इन्फॉर्मेशन सही मिल रही है और कहाँ से गलत। ये देखिए, ये हैं इनके रेलवे प्लेटफॉर्म्स जो कि अभी एकदम खाली पड़े हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। रेलवे स्टेशन से पहले हम पुलिस स्टेशन भी गए थे, जहाँ पे पुलिस ने वेरीफाई किया था कि ट्रेन तो अभी नहीं चल रही हैं, लेकिन बस आपको नुवाराइलिया के लिए कल मिल जाएगी सुबह 11 बजे। एनीवेज, तो रेलवे स्टेशन पे तो हमें कोई और इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, तो हम वापस आ गए हमारी मार्केट रोड पे। तो गाइज, अभी बज रहे हैं रात के 8:30। हम लोग पहुँचे अपने रूम पे, थोड़ा रेस्ट किया। वहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टी के मैनेजर थे, हमने उनसे पूछा कि क्या इस टाइम पर हम कोई और पॉइंट यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक मोनास्ट्री है जो कि रात 10 बजे तक खुलती है, आप अगर चाहें तो इस टाइम भी जाकर वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो बस बिना ज़्यादा सोच विचार के हमने फटाफट इस टाइम को यूटिलाइज करने का सोचा और निकल गए मोनास्ट्री देखने के लिए। बट यार, आप देख सकते हो, एक तो रात, ऊपर से रास्ता इतना ख़राब, ऊपर से पहाड़ी रास्ता। हमें लग रहा था कि हमने पंगा ले तो लिया है, बट रास्ते में हमें एक्चुअल में डर लग रहा था। ये जो आप ऊपर चमकता हुआ देख रहे हैं ना वाइट कलर का, यही है मोनास्ट्री। हमें वहीं तक अभी पहुंचना है, जो कि अभी काफ़ी ऊपर है। इस पूरे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। एक तो रात का इतना घना अंधेरा, ऊपर से कोई लाइटिंग नहीं, एक भी लाइट नहीं थी पूरे रास्ते में, ऊपर से रास्ता इतना खराब। ऊपर से इस पहाड़ को चढ़ने में एक तरीके से हम जंगल क्रॉस कर रहे थे। आसपास सब कुछ घना जंगल ही था, जिसमें हमें ये भी डर लग रहा था कि कोई जंगली जानवर अटैक ना कर दे। बस किसी तरह भगवान का नाम ले लेकर हम लोग डर डर के ऊपर जा रहे थे। अब तो आप देख सकते हो कि हम ऑलरेडी काफ़ी करीब आ गए हैं मोनास्ट्री के। तो ये लीजिए, ये है मोनास्ट्री का एंट्रेंस। चलिए यहाँ पे अपना स्कूटर करते हैं पार्क और चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं मोनास्ट्री को। स्टेयर्स पे चढ़ने से पहले ही हमको शूज़ वगैरह निकालने होते हैं। इन लोगों ने उसके लिए प्रॉपर रैक्स वगैरह लगा रखे हैं एंट्रेंस पे।
मोनास्ट्री के एंट्रेंस पर पहुंचने के बावजूद हमें अभी तक यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दिया था, एकदम सन्नाटा था इस जगह पर। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं अंदर से कैसा है। तो गाइज आप देख सकते हो सीढ़ियाँ यहाँ पे अच्छी खासी हैं। पहले मैं सोच रही थी थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ होंगी, बट अंदर आने के बाद पता चला सीढ़ियाँ अभी काफ़ी हैं जो कि हमें चढ़नी है। तो गाइज हम आ गए हैं मोनास्ट्री के एकदम करीब। ये कुछ आखिरी सीढ़ियाँ हैं जो हमें चढ़नी है, उसके बाद हम मोनास्ट्री के एकदम अंदर चले जाएंगे। तो गाइज ये है वो मोनास्ट्री जिसे देखने हम इतनी रात में इतने दिक्कत भरे रास्ते को तय करके आए हैं। तो इसका नाम है महामेवनवा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। टेम्पल कॉम्प्लेक्स सॉफ्ट आर्टिफिशियल आउटलाइन से इल्यूमिनेट होता है, जो कि डार्क हिल साइड बैकग्राउंड के अगेंस्ट इल्यूमिनेटेड आर्किटेक्चर का कॉन्ट्रास्ट क्लीन और विजुअली डिस्टिंक्ट कर देता है। मोनास्ट्री तो काफ़ी सुंदर थी, बट यहाँ आके जो हमें पता चला उससे हम बहुत डिसअपॉइंट हुए। वो ये था कि इतनी मुश्किलों से हम आ तो गए यहाँ पे, मगर मोनास्ट्री 10 बजे के बजाय 9 बजे बंद होती है। हमारे मैनेजर ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। अब 10 बजे का सुनकर हम निकले ही 8:30 बजे थे, तो यहाँ आते आते ऑलरेडी 9 बज गए। वो तो हमारे बहुत रिक्वेस्ट करने पर यहाँ के स्टाफ ने हमें कुछ 5-6 मिनट अलाउ कर दिया, जिससे उन्होंने लाइटिंग्स वगैरह ऑन रखी और आधा गेट खुला रखा, जिससे हमने बस वहाँ पे दर्शन वगैरह कर लिए और आसपास का कैंपस ऐसे ही जल्दी में देख लिया। रात के टाइम इस मोनास्ट्री की लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी थी और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो यहाँ अच्छा तो बहुत लग रहा था। लेकिन रात के इतने अंधेरे की वजह से हम नीचे का कोई व्यू एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। बताया हमें यही गया था क्योंकि मोनास्ट्री बहुत ज़्यादा हाइट पर है, तो वहाँ से नीचे का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। इनफैक्ट पूरे सिटी का 360 व्यू आता है, जो कि रात होने की वजह से अभी तो कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो ये जो आप अभी देख रहे हो, ये मोनास्ट्री के पीछे का कैंपस है, मतलब बैकयार्ड है। तो अब तक तो बाकी बची हुई लाइट्स वगैरह भी बंद कर दी गई थी, तो देखने लायक अब कुछ बचा नहीं था। बेसिकली अब टाइम आ गया था यहाँ से निकलने का। हम यहाँ से वापस तो जा रहे थे, लेकिन जाते वक्त हमने मन बना लिया था कि हम कल सुबह फिर यहाँ पर वापस आएंगे, क्योंकि हमने मोनास्ट्री को अभी तक अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। ये एला में यहाँ बहुत ही फेमस मोनास्ट्री है और इसको हम अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, इसलिए हम कल फिर यहाँ पे वापस आएंगे मॉर्निंग में और फिर आपको यहाँ का मॉर्निंग का मतलब डे लाइट का व्यू भी दिखाएंगे। तो अभी तक बज गए थे रात के 9:45 और हम जितना कठिन रास्ता अभी तय करके ऊपर आए थे, अब उतना पूरा रास्ता दोबारा से वापस जाने में तय करना है। ऊपर से रात और ज़्यादा हो गई है, तो डर तो लग रहा है, बट रूम पे तो जाना ही है। तो गाइज आज की व्लॉग में बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में इस मोनास्ट्री की डिटेल इन्फॉर्मेशन को भी मैं शेयर करूँगी। तो
तो ऐसे बिताया हमने श्रीलंका में हमारा तीसरा दिन और एल्ला में पहला दिन। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।